इसलिए आपको मैं कहने के लिए भाइयों बहनों, आप कहीं घुमरा मत हो ना। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने आपके लिए भी योजना बनाई है। जो बिखरी आबादी है, पिछड़ी आबादी है, उनके 23,000 गांवों में मूलभूत सुविधा हो, इसकी योजना बना करके काम शुरू करेंगे तो आपका नजरिया नक्शा बदल जाएगा भाइयों। चुनाव का समय आता है और दारू पिलाने का काम धंधा शुरू करते हैं। पैसे भी बांटते हैं आपके इधर, बांटते नहीं बांटते? पैसे बांटने का धंधा भी ये करेंगे। प्यार का वादा आधा आधा, अगर आप ठीक करोगे तो हम आगे 2 कदम और आगे बढ़ेंगे, अगर आप ठीक नहीं करोगे तो हम भी देखेंगे भाई ठीक है, भी सोचते ऐसा तो कह सकते हैं ना, काम तो करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करेंगे। हम ये भी नहीं कि कोई आपको वोट दोगे तो ही काम करेंगे, ऐसे काम किए हैं। और इसलिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, निश्चित रूप से आप करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है ये आदिवासी समाज पूरा लग करके सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी को मतदान कराइए। आपका समाज ठीक रखना है। मेरे बीच में थोड़ी तकलीफ पैदा करता है क्योंकि भगवान ने मेरी लंबाई इतनी ही दी है क्योंकि आपको दिखूंगा कब। खैर जो भी हो, आज लोकसभा चुनाव 2024 के इस भील समाज के सम्मेलन में मंच पर विराजमान विधानसभा के मेरे साथी विधायक आदरणीय आदूराम जी, मंच पर आदूराम जी धीरे धीरे अभ्यास में आ जाएगा थोड़ा, और मंच पर विराजमान हमारे आदिवासी समाज के सभी नेतागण, इस आसपास की पंचायत से बाड़मेर के भाइयों एवं मित्रों, बहुत सारी बातें हमारे वडरा साहब ने कही, कुछ बातें हमारे माननीय विधायक महोदय जी कही। मैं आपको कुछ 2-3 बातें कहूंगा। आपका बेटा हूं, 500 किलोमीटर दूर से चल करके आपके दर्शनों के लिए मैं आया हूं। मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे मेरे भाइयों का मुझे दर्शन करने का लाभ मिला। भाइयों बहनों, ये आदिवासी समाज है। अभी तगराम जी कह रहे थे कि भोला समाज है। ये भोला नहीं है, ये मातृभूमि के लिए बलिदान होने वाला समाज है। इसका इतिहास पूर्व में वडेरा साहब ने बताया। ये केवल मानकर नहीं, ये हिंदुस्तान के इतिहास में हम देखेंगे तो ऐसे सैकड़ों महापुरुष थे जिन लोगों ने अंग्रेजों से 2-2 हाथ किए भाइयों बहनों, और अपने प्राणों की आहुतियां दी। 1857 में क्रांति हुई ऐसा मानते हैं मंगल पांडे के नेतृत्व में, लेकिन 1700 में तिलक मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया था भाइयों बहनों। 1700 में अंग्रेजों ने उनसे भेंट लेना चालू किया, उन्होंने कहा भेंट नहीं देंगे। अंग्रेजों की जैसी नीति थी वैसा वो करते थे। उस अन्याय का विरोध करने के लिए उन्होंने आंदोलन का बिगुल बजाया था और उन्होंने उनसे 2-2 हाथ किए थे। उनसे लड़ाई लड़ते लड़ते अंत में वो पकड़े गए और बर के पेड़ से लटका करके उनको फांसी दे दी गई भाइयों बहनों। ये 1700 का ही आदिवासियों का है। ऐसा एक इतिहास नहीं है। आप महाराष्ट्र का इतिहास देख लेंगे, आप झारखंड का इतिहास देख लेंगे, आप नागालैंड का इतिहास देख लेंगे। ऐसे एक एक इतिहास में जो महापुरुष थे उनको इतिहास में लिखा नहीं गया क्योंकि वह पढ़ा लिखा समाज नहीं था और सामान्य परिवार के थे, समूह में रहते, घूमते रहते, लेकिन कभी भी इन्होंने अन्याय को स्वीकार नहीं किया, अधीनता किसी की स्वीकार नहीं की। स्वतंत्र रूप से रहने वाला समाज था। यहां से जाके वहां रहता लेकिन किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करता। ये समाज है भाई। बिरसा मुंडा का विषय आता है। एक एक चीज को ऊपर लाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, हमारे अनुसांगिक संगठनों की है। कांग्रेस ने इनको इतिहास पर लाने का काम भी नहीं किया भाइयों बहनों। आज बिरसा मुंडा के जयंती पर
आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाना का तय किया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। भाइयों बहनों, वैदिक काल को हम देखें तो एक एक महापुरुष का इतिहास आता है, उसको पढ़ना चाहिए हमको। आपको पता होगा, कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूं। भगवान राम पैदा होने से पहले हजारों साल पहले वाल्मीकि ने राम नाम का व्यक्ति पैदा होगा, इस प्रकार की क्रीड़ा होगी, इस प्रकार से ये होगा, वाल्मीकि रामायण लिख दी। भाइयों बहनों, वो समाज ये है। और जब भगवान राम का वनवास हुआ था तो वनवास में रहने वाला भी भील समाज ही था। भाइयों बहनों, भील समाज ही था। और जब भगवान राम को लंका पार करने के लिए जाना था, जब उस समुद्र में पुल बनाने का वक्त आया तो नल और नील कौन थे? वो भी भील समाज के ही थे। भाइयों बहनों, वो टेक्नीशियन और कौन थे? भील समाज के थे। फिर भील समाज भोला कैसे हो सकता है? ये तो हमारा इतिहास की पहचान नहीं कराई। भाइयों बहनों, पहचान नहीं कराई। आपने देखा होगा, भील समाज दान में भी पीछे नहीं है। पांडवों की शिक्षा दीक्षा हो रही थी, गुरु द्रोणाचार्य शिक्षा प्रदा दे रहे थे। एकलव्य को इच्छा हुई कि मुझे धनुर्विद्या सीखनी है। द्रोण के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि गुरुजी मुझे धनुर्विद्या की शिक्षा दे। गुरुजी ने कहा, जैसी व्यवस्था है बेटा, तेरी इच्छा अच्छी है, लेकिन मेरी एक मजबूरी है, मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता हूं। वह बालक गुरु के प्रति कोई भाव कमजोर नहीं हुए, गुरु के प्रति कोई सम्मान का भाव कम नहीं हुआ। उन्होंने कहा ठीक, कोई बात व्यवस्था होगी, लेकिन जाकर के जंगल में गुरु की मूर्ति बनाकर उस गुरु की मूर्ति के सामने अभ्यास करता है और अभ्यास करता है और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन जाता है। भाइयों बहनों, और गुरु द्रोणाचार्य परीक्षा कराते हैं और अर्जुन को दुनिया का श्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर देते हैं। और एक बार जंगल में जाते हैं पांचों पांडव, उनका कुत्ता आगे जाता है और जंगल में जाता है और वही एकलव्य अभ्यास करता है, उसको देखकर भोगता है। उसने देखा मेरी विद्या अभ्यास कर रहा हूं, उसमें विघ्न डालता है। उसने एक एक बार उसके मुंह में डाल दिए। कुत्ता बिना बोले वापस आता है और वापस अर्जुन देखता है तो अर्जुन कहता है, गुरुजी ने मेरे साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा, गुरुजी को कहा, मेरे साथ तुमने धोखा किया, ये सबसे बड़ा धनुर्धर है जो मेरे से भी ज्यादा है, आपने मेरे साथ धोखा किया है। नहीं, मैंने किसी को शिक्षा नहीं दी है। चलिए देखते हैं। जब कुत्ता आगे है वो पीछे पीछे जाते हैं और जाकर देखते हैं तो वही एकलव्य धनुष का अभ्यास करता है। फिर जाके गुरुजी उनके साथ पहुंचते हैं कि बेटा कौन? मैं एकलव्य हूं। क्या कर रहे हो? मैं धनुर्विद्या सीख रहा हूं। ये किसने सिखाया? गुरुजी आप ही ने सिखाई। और संकट में गुरुजी पड़ जाते हैं, मैंने कैसे सिखाई? कि आपके पास मैं आया था, लेकिन आपने मुझे मना कर दिया था। आपकी प्रतिमा बना करके आपके सामने मैंने सब कुछ सिखाया, इसे आप ही ने सिखाया। अब गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, बेटा जब मैंने ही सिखाया है तो गुरु को दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। गुरुजी बोलिए क्या दक्षिणा चाहिए? तो उनके अंगूठे में कला थी, उन्होंने कहा दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए, अंगूठा काट कर दे दिया। वो भील समाज है भाइयों बहनों। इस भील समाज कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करता। भाइयों बहनों, भले वो भूखा रह जाएगा लेकिन कभी भी अपना स्वाभिमान नहीं बेचेगा। वो भील समाज है। देश की आजादी की लड़ाई में क्या हम नहीं लड़े थे? क्या हमारे पूर्वज नहीं लड़े थे? क्या? लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी ने हमको जेब का वोट समझा था, उन्होंने हमसे वोट लेकर के केवल ये सारा करने का काम किया। आदिवासी समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। भाइयों बहनों, कुछ भी नहीं किया। उन्होंने आदिवासी को वोट बैंक समझा था, हमको वो जेब का वोट समझा था। भाइयों बहनों, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी पीछे आया था, कांग्रेस पार्टी ने इस देश में सबसे ज्यादा राज करने वाली पार्टी कोई है तो वह है कांग्रेस पार्टी। वार्ड पंच से लगा करके प्रधानमंत्री तक 50-55 साल इस देश की जनता धनाढ्य ने दिया। भाइयों, और अगर उनको विकास करना होता तो एक एक काम करते, तब भी हमारे गांव में 50 काम नजर आते। भाइयों बहनों, 50 काम नजर आते। आज मैं उस कांग्रेस से पूछना चाहता हूं,
अगर ये अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होता तो आज भी हमारे गांव में डामर की सड़क नहीं होती। भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी कानून कारण है आज भी प्रत्येक गांव में डामर सड़क, तो उसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। आज आपके यहाँ बिजली का बल्ब भी आया होगा तो मोदी के कारण आया होगा। भाइयों बहनों, इस कांग्रेस के खाते में क्या जाता है मुझे बताइए। देश का प्रधानमंत्री 14 में नरेंद्र मोदी बना, उससे पहले का कालखंड भी हमने देखा है, आपने भी देखा है। 14 से पहले नेताओं से लोगों का भरोसा उठ गया था। अगर कोई नेता निकलता था तो जनता यूं की गति बोल जा रहा, मतलब चोर जरा ऐसे बोलते थे ना। देश की जनता का नेताओं से भरोसा उठ गया था, हमको भी लगता था देश किसी दिशा में जाएगा। और 14 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद में और इससे पहले आपने देखा होगा पाताल से लगा करके आसमान तक घोटाले किए इस कांग्रेस ने। भाइयों बहनों, आसमान से पाताल से लगाकर आसमान तक कोई कोयला घोटाला कर रहा है, कोई यूरिया घोटाला कर रहा है, कोई घास में घोटाला कर रहा है, कोई शक्कर में घोटाला कर रहा है। ये सारा का सारा हिंदुस्तान की जनता जनार्दन के खून बचने का पैसा का ये घर भरने का काम किया, उन पैसों को लूट लूट कर अपने घर भरने का काम किया। भाइयों बहनों, इसके कारण से विश्वास उठ गया था। 14 में नरेंद्र मोदी शपथ लेने के बाद में पहली बार लोकसभा में लाल किले से उन्होंने भाषण दिया था। और जब प्रधानमंत्री का शपथ लेने से पहले जब लोकसभा में जा रहे थे तब लोकतंत्र के मंदिर के सामने जाकर के साष्टांग प्रणाम करके अंदर घुसे थे कि लोकतंत्र के मंदिर में प्रवेश कर रहा हूं, मुझे वो ताकत देना, इस देश की गरीब कल्याण की योजना बना करके गरीब को ऊपर उठाने का काम करो और ये भारत माता है इसको दुनिया में श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने का काम करो। ये लक्ष्य लेकर, ये सपना लेकर प्रवेश किया था। भाइयों बहनों, और लाल किले से भाषण दिया तो उन्होंने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हमने सोचा क्या है यार, खाऊंगा खाने दूंगा, पूरे कुएं में ही भांग है। लेकिन आप सबको पता है, पहले हम बैंक में जाते थे तो बैंकर्स हमको पहचानने से मना कर देता था, आपका खाता बैंक में नहीं खोलूंगा। अगर आपका खाता खोलना है तो मेरी बैंक में अगर कोई 2 व्यक्ति आप खातेदार है वो पहचान करेंगे तभी खाता खोलूंगा, तब तक खाता नहीं खोलूंगा। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारंटी लेता है, इन सबके जीरो बैलेंस पे खाते खोलो, सबके खाते खोलने का काम किया कि नहीं किया? सबके जीरो बैलेंस पे खाते खोलने का काम किया। हमको लगता था खाते खोल के करेंगे क्या, लेकिन आज आप देखते होंगे हमारा प्रधानमंत्री का आवास बनता है तो पैसा उस खाते में जाता है। अगर हमारे परिवार के सदस्य की पेंशन आ रही है वो पैसा उस खाते में जा रहा। भाइयों बहनों, और कोई परिवार का सदस्य नरेगा की मजदूरी करता है वो पैसा भी उसी खाते में जाता है। दिल्ली से आने वाला एक एक पाई भी उस गरीब के जेब में पहुंचाने का काम किया। बीच के जो दलाल थे उनको सबको निकाल करके बाहर करने का काम किया। भाइयों बहनों, ये होता लोक कल्याणकारी योजना का काम किया। और एक देश का प्रधानमंत्री क्या बोलता था, राजीव गांधी, मैं दिल्ली से 100 रुपए भेजता हूं और गरीब की जेब तक 15 रुपए ही जाते हैं, 85 रुपए बीच में खा जाते, उनको पता था रोकने का काम नहीं जाता। यही स्थिति हमारे देश की थी। भाइयों बहनों, आपने देखा हमारे देश की सीमाओं पर हमारा जवान भी था, बंदूक भी थी, गोली भी थी, बारूद भी था, सब कुछ था, लेकिन उनको गोली चलाने का आदेश नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारे देश का जवान गोली चलाएगा और दुश्मन उधर से सीमा पार दुश्मन मरेगा, उसका कोई भारत में रिश्तेदार होगा, हमको वोट नहीं देगा, इस दूसरे की राजनीति के कारण उनको गोली चलाने का आदेश ना। हमारा जवान सीने में गोली खाता था। भाइयों बहनों, हमारा सैनिक मरता था, लेकिन उधर बोलने वाला कोई नहीं था। भाइयों बहनों, मोदी आने के बाद मोदी जी ने कहा, भाइयों बहनों, जवानों, सीमाओं की रक्षा आपको करनी है, अपनी ओर से गोली मत चलाना, एक गोली चले 10 चलाना, एक जवान मरे 10 मारना, जवाब हम देंगे। इस बार खुली छोड़ देकर देश की सीमा को सुरक्षा करने का काम नरेंद्र मोदी का। छोटा सा पाकिस्तान हमेशा हमको आके बता, हमारे सैनिकों के माथे काटने को बोलने वाला धनी कोई नहीं था। हमारे जवान कश्मीर में जाते थे, छोटे छोटे बच्चे को भाटे फेंकते थे, भाटे मारते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। और अभी कहा ना, हमारे यहाँ बम फोड़ करके लोगों को मारते थे। आतंकवादी ट्रेनिंग लेकर हिंदुस्तान में आता और भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाता, बड़े बड़े शहरों में, और वो जाता तो एक दिन में नहीं आता था, वो महीनों भर वहां रहता था, रेकी करता था, या भीड़ इकट्ठी होती है, इस समय में बम रखूंगा,
और वो व्यक्ति वहां पे रहता था तो उनको खाना देने वाला भी उस समय भी था और आज भी है, और उनको खाना देने वाला भी उस समय भी था और आज भी है। भाइयों बहनों, वो उसी समय की इंतजार कर रहा है हमारे समर्थन वाली सरकार कब आए और फिर से हिंदुस्तान के माथे फोड़े, ये समय का इंतजार कर रहे हैं भाइयों बहनों। इसके लिए तो हमको सबको सोचना पड़ेगा। आज मोदी जी आने के बाद में या तो आतंकवादी आएगा नहीं, और गलती से अंदर घुस भी गया तो जिंदा वापस नहीं जाएगा, उसकी लाश ही जाएगी ताकत किसी बात हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। ये होता है देश की सुरक्षा और देश की रक्षा के लिए भाइयों बहनों। आज हम लोग जितने सुरक्षित हैं वो मोदी के कारण है। मोदी ने देश और दुनिया में हिंदुस्तान का नाम, गौरवशाली इतिहास हमारा देश का नाम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में खड़ा कर दिया भाइयों बहनों। आज भारत की जय जयकार दुनिया में होती है तो हमको गर्व का अनुभव होता है भाइयों बहनों, हमें गर्व का अनुभव होता है। एक बार गलती कर दी पाकिस्तान ने, 2 बार बालाकोट और पुलवामा हमारे सैनिक मारे गए थे। एक बार हमारे सैनिक उनकी धरती पे जाकर के उन आतंकवादियों को मार करके उनके कैंपों को नष्ट करके हिंदुस्तान में वापस आ गए, सुरक्षित आ गए। ये किसी ने काम किया था, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। दूसरी बार गलती के 40 सैनिक हमारे मारे गए थे। रात को हवाई जहाज से उनकी जमीन पर उतर करके और बदला लेकर उनको मार करके वापस आए, और आने के बाद में पाकिस्तान को फोन करते हैं कि हमारे जवानों का बदला लेकर हम वापस आए। ये ताकत किसने पैदा की है? तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने की भाइयों बहनों। इसलिए हमें देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए भाइयों बहनों। पहले गरीब कल्याण की बातें होती थी क्या? नहीं होती थी। गरीब के नाम से वोट ले जाते थे। एक बार इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी 75 में, और आपको पता होगा, आपकी तरफ हुआ नहीं, हमारे तो हुआ था। नाबालिग लड़कों को उठा उठा कर ले जाकर नसबंदियां की थी कि नहीं की थी? हमारे सारे के सारे नेताओं को जेल में डाला था कि नहीं डाला था? और जितना भी मीडिया था सेंसर लगा कर बोलना नहीं, बोलोगे तो हम कहेंगे वही बोलोगे, इस प्रकार का इमरजेंसी लगा करके तानाशाही चलाई थी नहीं चलाई थी? और 77 में चुनाव आए, 18 महीने जेल रहने के बाद सारे लोग आए, हमारे जनसंघ का हमने बलिदान किया। इंदिरा की तानाशाही खत्म करनी है और अपने जनता पार्टी में जनसंघ का विलय करके हम सामूहिक चुनाव लड़े थे। और 80 में उन्होंने हमारी सरकार को गिरा दिया था। वो इतिहास लंबा है, इसका मैं नहीं जाऊंगा। और फिर इंदिरा जी एक नारा लेके आई थी, इंदिरा जी आई है, नई रोशनी लाई है, इंदिरा जी आएगी, गरीबी मिटाएगी। हमने भी देखा इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनेगी और कुर्सी पे बैठ गई, ऊपर से नोटों की वर्षा करेगी, रातों रात लखपति बन जाएंगे। कोई गरीबी मिटे क्या? ये नारा नेहरू जी भी लगाते, देश की गरीबी मिटाएंगे। इंदिरा जी वही नारा, राजीव जी वही नारा, सोनिया जी का नारा भी वही, और आज के युवराज जी आलू से सोना बनाने वाले, आटे को लीटर में तोलने वाले। हमारी सरकार बनाओ, हम देश से गरीबी मिटाएंगे। तो 50-55 साल झकमरा रहे थे क्या? तुम्हारे हाथ हमने पकड़े थे क्या? हमने मना किया था क्या? मिटा देते गरीबी। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण की योजना बना करके गरीब को ऊपर उठाने का काम करता भाइयों बहनों, इसलिए इनको तकलीफ होने लगती है। अब इनको तकलीफ हो रही है। देश को गरीबी मिटाने के बाद मोदी जी करे तो तकलीफ, देश को दुनिया का श्रेष्ठ राष्ट्र बनाए तो तकलीफ। इसलिए वो क्या कहते हैं, गरीबी रहनी चाहिए, देश कमजोर रहना चाहिए, इसलिए मोदी को हराओ। आओ सब मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, सीटों का सौदा करते हैं। क्यों? मोदी को हराने के लिए। आप चाहते हो कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो ना? ये कांग्रेस मोदी जी को रोकना चाहती है, इसलिए सबसे मिलकर के चुनाव लड़ना चाहती है। कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, जैसा है वैसा चल रहा है। और आजकल तो क्या हुआ, कांग्रेस को छोड़ करके सब लोग जा रहे हैं। क्यों? 137 साल की कांग्रेस डूबती नैया में कोई यात्रा नहीं करना चाहता है। और एक करिश्मा और किया, हम नारा देते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कांग्रेस तारीख नहीं बताएंगे मंदिर बनाएंगे, लेकिन
हमने तारीख भी बता दी, कोर्ट का फैसला भी आ गया, भूमि पूजन भी हुआ और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा भी हुई भाई बहन। और प्राण प्रतिष्ठा का न्योता लेकर के हमारे संत साधु संत गए थे, साधु संत गए थे। शहजादा ने कहा था भाई 500 साल की लड़ाई थी, राम हमारे प्राण थे, राम हमारे आस्था केंद्र था, आपस में राम राम करते हैं, विशुद्ध राम राम करते हैं, और कोई गमी हो जाती है तो राम नाम सत्य से हम संसार तक जाते हैं। उनका भव्य मंदिर बन गया है, रामलला मंदिर में विराजेगी, आइए। उन्होंने राम मंदिर का आमंत्रण ठुकराया। सारे कांग्रेसियों को कहा तो उस कार्यक्रम में जाना नहीं है। कई लोग छोड़ भैया तुम भगवान के लिए तो हमारे कैसे हो सकते हो, कांग्रेस को छोड़ करके चले गए। एक परिवार ही रहने वाला है, एक परिवार की पार्टी तो हो गई, अब सब छोड़ के जा रहे भाइयों बहनों। उससे आपको भरोसा है क्या वो जो कुछ कर पाएंगे? जिस कांग्रेस ने 50% कुछ नहीं किया, आप कौन सा निहा कर देंगे? कुछ कर लेंगे क्या? और सत्ता में तो आने नहीं है। इसलिए आपको मैं कहने के लिए भाइयों बहनों, आप कहीं गुमराह मत होना। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने आपके लिए योजना बनाई है। जो बिखरी आबादी है, पिछड़ी आबादी है, उनके 23,000 गांवों में मूलभूत सुविधा हो, इसकी योजना बना करके काम शुरू करेंगे तो आपका नजरिया नक्शा बदल जाएगा भाइयों बहनों। आप चाहते वो सारा काम होगा। एक योजना बना करके करें। जो 50% से ज्यादा की आबादी है उनको जनजाति का लाभ देंगे, यह भी प्रधानमंत्री का सपना है। इसलिए भी हम सब लोगों की ज्यादा अच्छा है। आपने कहा हमारे कोई कनेक्शन नहीं होता, आपकी बातें हमारे सामने आई है, ज्ञापन मेरे पास आए। मैं जनजाति मंत्री हूं, आपके आदिवासियों का मंत्री हूं। आप किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो, चुनाव के बाद आइए, मिल बैठ करके उसका फैसला करेंगे, उसकी कार्रवाई करेंगे। आपको मदद करने का काम मैं करूंगा। आपको कहीं विकास के लिए पैसा चाहिए, आप आइए, मैं बैठ करके कहेंगे और यहाँ सेंशन देकर के आपको मदद करने का काम करूंगा भाइयों बहनों। आपको पीछे नहीं छोड़ेंगे भाइयों बहनों। आप भी भले वाले जितना जरूरत उतना हम करेंगे। लेकिन आपसे तो मेरी अपेक्षा कुछ है ना, मैं भी बात कहूंगा। ये 19 तारीख को मतदान है, 26 को है, 26 तारीख को मतदान है। आज हो गई 11 हो गई ना, अब रहे हमारे पास 14 दिन। ये 14 दिन आपके भाई आपके पास और लोग आएंगे। मैं पूरे राजस्थान में नहीं, लेकिन मेवाड़ में घुमा हूं, आज आपकी इधर भी आया हूं। इनकी पुरानी आदत है, चुनाव का समय आता है और दारू पिलाने का काम धंधा शुरू करते हैं। पैसे भी बांटते हैं आपके इधर, बांटते नहीं बांटते? पैसे बांटने का धंधा भी ये करेंगे। हम लोग तो दिन को जाकर के अपनी योजना गिनाते हैं, विकास के काम गिनाते हैं, ये रात को जाकर के अपने वोटों का सौदा करते हैं। अभी एक जगह में गया तो हमारी मीटिंग थी, उसकी अगली रात को, उसी रात को उन्होंने 4 बकरे काट दिए। हमको कहा साहब रात को तो खूब धमाल, क्या हो, 4 बकरे काट के दारू पिया। मैंने उनसे कहा एक दिन बकरा खाने से 5 साल की भूख मिट जाए तो उनको वोट देना भाई। एक दिन दारू पीने से 5 साल का नशा रहे तो उनको वोट देना। मैं दावे के साथ कहता हूं ये 26 तारीख तक आपको दारू भी पिलाएंगे, मुर्गा भी खिलाएंगे, बकरे भी काटेंगे, और 26 तारीख के बाद में आपको चाय भी पिलाए तो मेरे मुंह पे थूक देना। ये चुनाव सड़क नाली का चुनाव नहीं भाई बहनों, सड़क नाली का चुनाव नहीं। ये मतदान, ये वोट आने वाले भारत का भविष्य तय करने वाला भाइयों बहनों, आने वाला भारत का भविष्य तय करने वाला है। इसके लिए आपको मतदान करना है। आने वाला भविष्य कैसा होगा देश का, ये सपना तय करने। ये लोग तो देश को डुबाने के लिए लगे थे। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री का सपना, हमें श्लोक बोलते हैं, जीवन पुरुष चरणों में ये मांगे मां वरदान, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे। इसके लिए हम प्रयास करते हैं भाइयों बहनों। इस माता को हम पुनः विश्व गुरु बनाना देखना चाहते हैं। इस सपने को लेकर हम चल रहे भाइयों बहनों, इसके लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे। यहाँ का उम्मीदवार आपका कैलाश जी चौधरी सज्जन व्यक्ति है,
अभी मंत्री है, पुनः मंत्री बनेगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है, हमारी उनको शुभकामना। एक एक वोट तय करके ये 14 दिन आप लगिए और 14 दिन आप मेहनत करके अच्छा मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कराओगे और अच्छा मतदान करोगे तो 5 साल आप आराम करिए। आपकी सेवा करके हम ये कर्जा उतारने का काम करेंगे भाइयों बहनों, ये मैं कहने के लिए आया हूं। इसलिए आप निश्चित रूप से कोई कुछ भी कहे, किसी की बात सुनना नहीं। राज तो सरकार तो मोदी जी की ही बनने वाली है, बीच में कहीं गड़बड़ हो गए तो फिर आप भी परेशान होंगे, फिर हमारे सामने हम भी कहेंगे भाइयों हम तो कह के आए थे, आपने हमारा विश्वास नहीं किया। ये तो होगा ना, प्यार का वादा आधा आधा। अगर आप ठीक करोगे तो हम आगे 2 कदम और आगे बढ़ेंगे, अगर आप ठीक नहीं करोगे तो हम भी देखेंगे भाई ठीक है, फिर सोचते हैं। ऐसा तो कह सकते हैं ना, काम तो करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करेंगे। हम ये भी नहीं कि कोई आपको वोट दोगे तो ही काम करेंगे, ऐसे काम किए हैं। और इसलिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, निश्चित रूप से आप करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है ये आदिवासी समाज पूरा लग करके सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी को मतदान कराइए। आपका समाज ठीक रखना है, आपके धार्मिक स्थल सुरक्षित रखने हैं, साधु संतों का सम्मान करना है, आपके देवी देवताओं का सम्मान चाहते हो, क्योंकि तो रामनवमी पर जुलूस पर भी प्रतिबंध लगाए थे। रामनवमी को झंडा लगाने के लिए मना कर दिया था। हमारे शिव मंदिर भी तोड़े हैं भाइयों बहनों, शिव मंदिर भी तोड़े हैं, हमारी आस्था के साथ में भी चोटें हुई है। और उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या आपने देखी है ना, देखी नहीं देखी? व्हाट्सएप पे खूब चली थी। क्या दोस्त था उनका? कोई दोस्त नहीं, स्टेटस लगाया था, उसके कारण से उन्होंने कहा भगवान नाराज हो गया, उनको धमकी दे दी कि हत्या कर देगा, गला काटेंगे। उसने थाने में रिपोर्ट दी, थाने में उन्होंने कार्रवाई नहीं की, फिर धमकी दी, फिर रिपोर्ट दी, कार्रवाई नहीं की। और फिर बुलाकर कहा कि भाई समझौता कर ले, समझौता कर लिया, फिर धमकी मिली, अपनी दुकान बंद करके चला गया। और वापस आया, दुकान खोली, उनको दुकान से निकाल करके भरी बाजार में बकरी की तरह हलाल करते रहे, कोई बचाने वाला नहीं था भाई। ऐसा ना चाहिए क्या? ऐसे लोग चाहिए क्या? वो कहता रहा मेरा क्या दोष है, क्या दोष है, कोई बचाने वाला था। वहां मारा होगा, हत्या की होगी, गला काटा होगा तो 5, 10, 15 मिनट तो हुए ना। आजकल तो फोन है, कहीं लड़ाई होती है, किसी को थप्पड़ मार तो भी पुलिस को फोन साहब झगड़ा हो रहा, किसी ने फोन नहीं किया होगा? फोन किया, लेकिन वो पुलिस आई नहीं और वो वहां जाके नहा धो करके निकल गए। रात समझ जाने के बाद गुलाब चंद जी कटारिया उस समय प्रतिपक्ष नेता थे, उन्होंने सूचना आई, उन्होंने आईजी को फोन किया, तब जाकर अपने कार्यकर्ताओं को पकड़ा। भाइयों बहनों, ऐसा राज हमको नहीं चाहिए। हमारी माता बहनों की इज्जत लूटी जाती थी, लेकिन उनकी कोई कार्रवाई नहीं होती थी। छोटी छोटी बच्चों को अपराधी प्रवृत्ति के लोग उठा के ले जाते, सामूहिक दुष्कर्म करके उनकी हत्या कर देते, मुकदमे तक दर्ज नहीं होते। ऐसा राज हमको नहीं चाहिए भाइयों बहनों, ऐसे लोगों का शासन नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को वोट हम नहीं देंगे भाइयों बहनों, ये मैं कहने के लिए आया हूँ। हमें हमारी सुरक्षा चाहिए, हमें माँ बेटी की इज्जत सुरक्षित चाहिए भाइयों बहनों, हमारा देश सुरक्षित, हमारी सीमाएं सुरक्षित चाहिए, हमारे आस्था केंद्र सुरक्षित चाहिए। इसके लिए मैं आपको कहने के लिए आया हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, मेरा स्वागत और सम्मान किया, इसके लिए तो आपका आभारी हूं। अब मैं क्या भरोसा करूं, आप मतदान कराओगे कि नहीं कराओगे? पक्की बात। भगवान राम के वंशज हैं, रघुकुल सदा रीत चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। देखते हैं 4 तारीख का दिन, एमएलए साहब, मैं कंप्यूटर टीवी पे बैठूंगा, देखूंगा यहाँ का बूथ, फिर मैं पता लगूंगा आप मुझों में कितना दम है। लेकिन बाड़मेर का है ये फोन, ये बड़ा तगड़ा खून होता है। तो ये वादा आप पूरा करोगे, ये मुझे भरोसा है। जय श्री राम, धन्यवाद।